हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीएम में। देखिए, अभी तक हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स पर। आज का हमारा जो 5वां लेक्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पूरे थ्रू आउट द चैप्टर काम आने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग उस पर बेस्ड। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट 2-3 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, ताकि देखो आप कुछ सीख सको उससे। तो देखिए, एक जंगल था, उस जंगल में एक खरगोश था। वो खरगोश जो है वो दूसरों को देख के ही काम करता था, मतलब खुद का दिमाग नहीं चलाता, हमेशा दूसरों को देख के काम करता था। तो एक बार क्या होता है कि उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर एक बाज आया। तो बाज क्या होता है, अक्सर वो हमेशा टॉप पर ऊपर जाके एकदम पेड़ के एकदम सबसे ऊपर जाके बैठ जाता था। तो ये चीज़ नोटिस कर रहा था कौन? खरगोश। अब अगले दिन क्या होता है कि एक बाज आता है, वो एकदम ऊपर जाके बैठ जाता है पेड़ के। तो खरगोश को भी लगता नहीं यार, ये इतने घंटों रेस्ट करता रहता है, मैं भी करूँगा, मैं भी उसी पेड़ के नीचे जाके रेस्ट करूँगा। तो खरगोश भी जाके उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जब तक बाज रेस्ट करता है 3-4 घंटे 5 घंटे, तब तक वो भी खरगोश भी अपना वहाँ उस पेड़ से उठता ही नहीं है। जब बाज उड़ा, ये खरगोश भी गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन। तीसरे दिन क्या होता है, जब बाज आता है पेड़ के ऊपर बैठता है, ये खरगोश देखता है, वो भी जाके उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जब तक वो बैठा रहता है तब तक ये बैठा रहता है। 1 घंटे 2 घंटे 3, इसकी नींद लग जाती है, किसकी? खरगोश की। और जैसी नींद लगती है, एक लोमड़ी आती है और उसको खा जाती है। कहानी खत्म। क्या सीखने को मिला? सर, दूसरों को देख के काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना दिमाग। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस कहानी से क्या सीखने को मिला मैं बताता हूँ। इस कहानी से ये सीखने को मिला कि जब भी आपको रेस्ट करना हो ना, इफ़ यू वांट टू टेक रेस्ट, यू शुड बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब तक अपने ड्रीम्स को जो सोचा है ना आपने, वो पूरे ना कर लो, तब तक रेस्ट नहीं कर सकते आप। और अगर रेस्ट करने पहुँचोगे ना, तो याद रखना कोई ना कोई और आ ही जाएगा आपको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यार। और एक बात याद रखना, मेरे समझाने या किसी और के समझाने से या किसी और के मोटिवेट करने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, या तब जाके आप काम कर रहे हो, वो भी 1-2 दिन के लिए आग लगी अंदर और फिर वापस से वैसे के वैसे हो जा रहे हो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई कि अगर सब दुनिया, पूरी दुनिया में, अगर एक मैं क्लास की बात करूँ, अगर हर इंसान समझने लग जाए ना कि मुझे इस टाइम ये करना चाहिए, इस टाइम ये करना चाहिए, तो हर बंदा क्लास का टॉपर ना बन जाए यार। 90% वाले जो लोग हैं ना, उनकी वैल्यू पता है कौन बढ़ाता है? वो नहीं जो 90% लेकर आ रहे हैं भाई, ये तो बहुत गलत फहमी है। वो लोग बढ़ाते हैं जो फेल हो रहे हैं, जो एवरेज मार्क्स लेकर आते हैं। अगर गरीब नहीं हो ना, तो अमीरों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वही बात है भाई, ये आपको समझना है कि आपको दर्शक बन के ताली बजाना है लोगों के बीच में, या मैदान में उतरना है, खेलना है, जीतना है, ये आपको डिसाइड करना है। देखो, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो अपना पढ़ाऊँ, लेकिन क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, सो मेरा फ़र्ज़ बनता है, एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है आपको समझाने का। तो मेरा एक पाथ था जो मैंने आपको दे दिया भाई, बाकी आपके ऊपर है। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मान लीजिए 2 चार्ज हैं, Q1 और Q2, ठीक है? ये फिक्स है, ये मूव कर सकता है। अच्छा, इस चार्ज ने इस चार्ज पर फोर्स लगाया होगा, दोनों पॉजिटिव में मान लिया कि फोर्स की डायरेक्शन ये रही होगी। अच्छा, इसके फोर्स लगाने और मेरे किसी बॉडी पर फोर्स लगाने में डिफरेंस क्या? मेन डिफरेंस है कि मेरे को अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाना होगा ना, तो मुझे उसको फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट फिजिकली कांटेक्ट में उस पर ना पुश कर सकता हूँ ना उसको पुल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या, इसको यहाँ आकर उस पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वहीं के वहीं बैठे बैठे अपना फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करवा दिया। अब इस तरह के फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो फिजिक्स के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ सके, हम समझा सकें, तुम समझ सको। वो है फील्ड कॉन्सेप्ट। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने 11th क्लास में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अर्थ क्या करता है, वो दूसरी बॉडी को, अगर आपने उसको थोड़ा लेवल पे रखा, हाइट पे रखा, तो वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगा।
विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो बिल्कुल वही फील्ड चार्ज भी जनरेट करता है। तो वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक मतलब क्या, चार्ज, चार्ज की फील्ड, ठीक है। तो ये मान लो सोर्स चार्ज है, तो इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करी होगी। तो उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरी बॉडी आती है हैविंग द सेम प्रॉपर्टी, तो उस बॉडी पर ये वाले चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा। बात समझ में? देखो इसकी भी फील्ड जनरेट हुई होगी तो भी इसी वजह से इस पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम अभी इजीली तरीके से समझ रहे हैं। मैं इसको नहीं मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं कि इसने अपने चारों तरफ क्या जनरेट करी होगी, फील्ड जनरेट करी होगी, और दूसरे कोई बॉडी अगर उस फील्ड के अंदर आई होगी तो उस पर फोर्स लगा होगा। अच्छा जी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? स्पेस और रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज where another charge experiences force, ठीक है। सो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन शॉर्ट सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंसिंग रीजन होता है अराउंड अ सोर्स चार्ज, जहां पर कोई दूसरा चार्ज आके फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। मेजर डिफरेंस है ये, ठीक है। सो अब देखो, इस फील्ड को समझाने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेकर आया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पर एक अलग से लेक्चर होगा, ठीक है। जस्ट मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक और चीज लेकर आए, दैट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। भाई आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, पर मेरी गारंटी है हर चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। ओके, सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने लेकर आया। याद रखिएगा ये हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आपको समझाने के लिए बनाया गया और आपको समझने के लिए बनाया गया। उसके बाद ये भूलने वाली बातें हैं, ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा इसको। ओके, सो ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो किसी भी, नाम से समझ में आ रहा है, टेस्ट चार्ज है। ये किसी भी सोर्स की फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। समझिए जरा, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया, कैसा है वो? यूनिट पॉजिटिव है, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो मैंने उसको मान लिया Q0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस टेस्ट चार्ज पर मान लीजिए ये इसके फील्ड में आया होगा, ये फील्ड है उसका, उस चार्ज का, ठीक है। ओके, सो इस सोर्स चार्ज ने इस पर, टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैसे लगाया होगा? हम जानते हैं भाई लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग ये लगता है फोर्स, ठीक। तो ये है फोर्स की डायरेक्शन। ऐसे ही अगर मैंने यहां रखा होता तो ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होती, यहां फोर्स ऐसे लगता उस टेस्ट चार्ज पर। यहां पर रखा होता तो ये टेस्ट चार्ज पे ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी इस फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट की जा रही है। किसके लिए? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए, सोर्स चार्ज के लिए, ठीक है। और कैसे पता चला? एक टेस्ट चार्ज से पता चला उस डायरेक्शन का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। और ये क्या बताती हैं कि एक टेस्ट चार्ज को जब उस फील्ड में किसी पॉइंट पर रख दिया होगा, वो फील्ड किसकी होगी? एक सोर्स चार्ज की होगी, तो वो किस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, तो नेगेटिव चार्ज की कैसी होगी?
अगर मैंने यही सोर्स चार्ज नेगेटिव लिया होता और फिर वही टेस्ट चार्ज लिया होता, टेस्ट चार्ज आपका हमेशा कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस पर ये है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस पर फोर्स कैसे लगाएगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यही डायरेक्शन होगी। यहां पे रखा होता तो वो ऐसे लगाता, यहां रखा होता तो ऐसे लगाता, अरे यहां रखा होता तो ऐसे। यानी आप देख रहे हो ये फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द सोर्स है। ठीक है, सो फील्ड जो है, यानी जो रीजन है उसके अंदर फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। और वो चार्ज जो है उस फोर्स के अलोंग, भाई साथ में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, वही पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं इन द स्पेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो रही हो, और वो क्या बताती है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पर रखा होगा तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, सो आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि दोनों ही जो सोर्स चार्ज हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो अभी तक हम दो कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज रीजन और स्पेस जहां पर एक सोर्स चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस फील्ड के अंदर एक सोर्स चार्ज ने कैसे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करवाया होगा, किस डायरेक्शन में, दैट इज वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। भाई देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट जो है अब वो पूरे चैप्टर में चलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आती है बात, डायरेक्शन की बात हो गई। अच्छा, अब आपको भी पता है कि भाई अगर मैंने ये जो टेस्ट चार्ज है अगर मैंने यहाँ रखा होता तो कुछ और तरीके से फोर्स लग रहा होता, कुछ और मैग्नीट्यूड से फोर्स लग रहा होता, पास में रखा होता तो कुछ और मैग्नीट्यूड से फोर्स लग रहा होता। यानी ये जो फोर्स है वो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो इसी को आगे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट में समझते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, अब इसको भी समझते हैं। देखो, एक चार्ज अपने चारों तरफ के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज अगर उस फील्ड में आए तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अच्छा, फिर वो डायरेक्शन की बात करी, फील्ड लाइंस और ये सब। फील्ड लाइंस मैं फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चाहे जेई हो, नीट हो, आपका सीबीएस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको मैं अलग ही लेक्चर में लूँगा। हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लीजिए मैंने एक चार्ज लिया Q, ठीक है, इस फील्ड को थोड़ा बड़ा करते हैं, इसकी फील्ड यहाँ तक है। ठीक, इधर समझिएगा ध्यान से। एक चार्ज लिया मैंने 2 कूलम का, ठीक। इस चार्ज को जब मैंने यहां रखा तो भाई ये डिस्टेंस उस फील्ड के बाहर है, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक, तो इन्फिनिटी पे रखा तो भाई फोर्स का फॉर्मूला 2 पॉइंट चार्ज के बीच का क्या, Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखो यहाँ पर Q और Q नॉट ये है, दोनों फिक्स है, तो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, R पे ही डिपेंड करेगा, R स्क्वायर पे, ये भी कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे भाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। और इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी रखोगे तो फोर्स कितना होगा, 0 होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नेग्लिजिबल फोर्स है, 0 नहीं होता है। ठीक है, सो क्योंकि भाई इन्फिनिटी नहीं होता ना, इन्फिनिटी भी तो हम एज्यूम करते हैं। ओके, चलिए, यानी ये जो रीजन है ना, यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके बाद वहाँ पर इफेक्टिव फोर्स नहीं है एक्सपीरियंस, वो नेग्लिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब मैंने उस चार्ज को अंदर लेकर आया, मान लीजिए A पॉइंट पर। ध्यान से सुनना भाई, इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता है समझाने के लिए।
अब यहां पर ए पॉइंट पर लेकर आया, कुछ डिस्टेंस दिख रही है आपको, उस पॉइंट पर रखने पर मान लीजिए उस चार्ज पर फोर्स लगा है ए पॉइंट पर, दैट इज 10 न्यूटन का। ठीक है, जब मैंने और पास लेकर आया तो डिस्टेंस कम हो गई है, और डिस्टेंस कम हो जाना मतलब फोर्स बढ़ जाएगा। तो फोर्स हो गया बी पॉइंट पर, मैंने कहा दैट इज 60 न्यूटन, यानी 2 कूलम का चार्ज जब ए पर रखा था, इस चार्ज की वजह से उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, बी पर रखा तो उस चार्ज की वजह से उस पर 60 न्यूटन का फोर्स रखा। अब मैंने उसको सी पर और पास लेकर आया, जब और पास लेकर आया उसी 2 कूलम चार्ज को, तो अब इस पॉइंट पर फोर्स लगना शुरू हुआ, मान लीजिए 100 न्यूटन का। सो आप बताइए, खुद ही बताइए, अगर 2 कूलम पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1 कूलम को अगर चार्ज को अगर मैंने ए पॉइंट पर रखा होता तो कितना फोर्स लगता? 2 कूलम पर 10 न्यूटन, तो 1 कूलम पर कितना? 5 न्यूटन। अरे बात समझ में आई? यहाँ पर ए पॉइंट पर फोर्स लगेगा 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो हम कहेंगे 2 कूलम पर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जब वो बी पॉइंट पर है। ध्यान दीजिएगा, 2 कूलम पर बी पॉइंट पर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बाय दिस चार्ज। तो अगर मैंने 1 कूलम का चार्ज बी पॉइंट पर रखा होता तो कितने न्यूटन का फोर्स लगता? तो हम कहेंगे 30 न्यूटन पर कूलम। सी पॉइंट पर बताइए, हम कहेंगे 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट पर 1 कूलम पर लगने वाला जो फोर्स है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? हम कहेंगे 5 न्यूटन पर कूलम ए पॉइंट की। यानी ये क्या बता रहा है? अब आपको समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट। सो अगर आपसे कोई बोले कि सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए ये पॉइंट, क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, मतलब कि अगर 1 कूलम चार्ज को मैंने सी पॉइंट पर रखा होता तो मुझे कितना फोर्स लग रहा होता? तो हम कहेंगे 50 न्यूटन। यही हो जाएगी उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो फॉर्मूला भी मिल रहा है आपको साथ में। क्या यहाँ पे 5 कैसे आया होगा? आपने फोर्स रखा, डिवाइड बाय किससे? 2 से किया, यानी Q0 से किया। ये आपको क्या मिल गया? फोर्स एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। सो ये है प्रैक्टिकल वैल्यू, या हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो अगर आपको अब से अगर मैं बोलूं कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3000 न्यूटन पर कूलम है, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उस चार्ज की उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज अगर रखा होता तो उस चार्ज ने उस पर 3000 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। यानी जस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये बताता है कि किसी भी चार्ज को उस पॉइंट पर रखने पर कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा। कौन? 1 कूलम का चार्ज। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब ये तो मैंने कहा, देखो भाई फॉर्मूला कोई नया तो नहीं है, आप ही ने बनाया, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, जो एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है, तो वो लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एफ बाय क्यू नॉट,
ठीक है, ये किसी पॉइंट की बात कर रहा है, तो उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की भी बात हो गई। अच्छा, ये फोर्स किस पे लग रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, उस चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, अच्छा थ्योरेटिकली अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, Q0 टेंड्स टू 0। CBSE में कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो भाई ऐसा है, इसका रीजन था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अपने रीजन में बनाया, इस रीजन में। अब आप चेक करना चाहते हो, ध्यान से सुनना भाई, हाँ, अब आप चेक करना चाहते हो कि ए पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस ए पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ इसकी ही फील्ड हो। समझे क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। अगर मैं चेक करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ इसकी ही फील्ड होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए। यहां पर किसी और चार्ज की इंटेंसिटी ना आ जाए, फिर तो वो रिजल्टेंट हो जाएगा ना यार। समझ में आई बात। सीधी बात ये कि ये तो वही चार्ज था ना जो हम लोगों ने इस पॉइंट पर रखा था और चेक कर रहे थे कि कितना फील्ड होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी। मैंने अभी बताया कि इस पॉइंट पर खुद की फील्ड ना बना सके, तो इस वजह से हम लोग थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो इसको इन्फिनिटेसिमली बहुत स्मॉल लेते हैं। मतलब बिल्कुल ये हम कहें कि नेग्लिजिबल चार्ज होगा, यहां पे रखेंगे तब जाके इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्योरेटिकली आपको पता चलेगी। ये देखो, ये जो मैंने समझाया ना, ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया। मैं बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि हम लोगों ने ऐसे लिखना है। ठीक, ये क्या बताएगा कि ये जो चार्ज होना चाहिए वो उसके फील्ड को जरा सा भी चेंज ना कर पाए ए पॉइंट पर। यानी ये क्यों लिया जाता है, पूछा जाता है कि इतना छोटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इतना छोटा चार्ज क्यों लिया जाता है, सो दैट इट कुड नॉट ऑल्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ source charge at that point। अगर आपने बड़ा चार्ज लिया होता तो भाई ये खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता और उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई रिजल्टेंट आता, कुछ ना कुछ तो चेंज आता। तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना बोलते कि इसकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर तो आपको दोनों का मिक्स बताते। तो अगर आपको सिर्फ इसका चेक करना है तो यहां पर आपको एकदम ऐसा चार्ज लेना है जो कि बहुत छोटा हो। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखो ये सिर्फ एग्जाम के लिए है, ठीक, आपको ये याद रखना है कि अगर किसी पॉइंट पर याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ पॉइंट पर चेक किया जाता है। वहां पे चार्ज हो या ना हो आपको मतलब नहीं है। अभी इसका फॉर्मूला भी आने वाला है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चल। सो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, दैट इज लिमिट Q टेंड्स टू 0, Q0 हम लोगों ने लिया था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और वो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होना चाहिए ताकि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑल्टर ना कर सके। अच्छा, फोर्स क्या भाई, सोर्स चार्ज भी हमारा जो था वो कैसा था, पॉइंट चार्ज था, ठीक है। और जो हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो भी कैसा ले रहे हैं, अगर उसको भी पॉइंट चार्ज ले रहे हैं वो तो होगा ही पॉइंट चार्ज,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोर्स चार्ज को पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई दो चार्जेस के बीच का फोर्स, यानी ये Q है, ये Q0 है, तो क्या होता था फोर्स Q0 4πε0r², r क्या, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, सो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, फोर्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 1/Q0, ये आपका ये हो गया, और फोर्स की वैल्यू क्या, Q0/4πε0r²। ठीक, सो ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हुआ, लिमिट की बात ही नहीं रहेगी क्योंकि Q0 बची नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ रहा है Q/4πε0r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की एट एनी पॉइंट, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, किस चार्ज से, Q से, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम लोग अभी अप्लाई करके देखेंगे न्यूमेरिकल्स में आपको, ताकि आसानी से समझ में आ सके। सो अभी के लिए बस इतना याद रखिए, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। वो दूसरे चार्ज सिस्टम हुआ तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। ठीक है, अच्छा, सो एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये वो सोर्स चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये Q0 होता था ना, ये टेस्ट चार्ज है जो उस पॉइंट पर रखा होता था, और ये फोर्स उसी चार्ज पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, उस सोर्स चार्ज की है। ठीक है, चलो इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मान लीजिए ये दो चार्ज हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम का और एक है -3 माइक्रोकूलम का। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक, आपको बताना है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, एंड हेंस कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो ये कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। बी पॉइंट पर हम लोग को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का एट डिस्टेंस r सेंटीमीटर, फॉर्मूला क्या, Q/4πε0r²। ठीक, तो Q की वैल्यू क्या हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, B पॉइंट पर। तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, A चार्ज की होगी। ठीक है, तो Q क्या, सोर्स चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁶। अच्छा, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट की, तो हम कहेंगे 1 × 10⁻² सेंटीमीटर में है का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 18, ऊपर हो जाएगा 3 और ये -4 ऊपर गया तो 7 न्यूटन पर कूलम। सो ये हो गई वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किस चार्ज की, 2 माइक्रोकूलम की। कहाँ पर, एट पॉइंट B, जो कि कितने डिस्टेंस पर था, 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फोर्स भी फाइंड करना है भाई, तो हम लोग जानते हैं भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या, अच्छा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0। मैंने कहा था न्यूमेरिकली हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, वो तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। ओके, सो ये है फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 × E। अच्छा, इस फॉर्मूले पर बेस में एक चीज़ बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकती है, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है उसमें Q0 जो होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। ये फॉर्मूला जो फोर्स का है वो तभी यूज कर सकते हैं जब आप किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हो, जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड हो, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, E है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है। प्लेट पर चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आपको E की वैल्यू उसकी रखनी है। ठीक है, पॉइंट चार्ज की रखनी है, जो भी होगा। लेकिन ये जो होगा Q0 वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है मैंने। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा इसको। चलिए, हमें फोर्स बताना था किस पर, -3 माइक्रोकूलम पर। तो फोर्स हो जाएगा कितना, Q0, जिस पर निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम है 10⁻⁶। मैंने कहा था माइनस साइन नहीं लेना क्योंकि डायरेक्शन हम लोग शो करेंगे। भाई ये बताओ प्लस है ये माइनस है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? अलोंग द लाइन टुवर्ड्स द चार्ज। तो 3 × 10⁻⁶। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी उस पॉइंट पर? हम कहेंगे 18 × 10⁻7, 18 × 10⁻7, सो ये हो जाएगा 10 और 18 × 3 54, तो 54 × 10 यानी ये हो जाएगा 540 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा किस चार्ज पर? -3 माइक्रोकूलम चार्ज पे। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है ताकि आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आए, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, चलिए। ओके, मान लीजिए ये एक वॉल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, मेटलिक वॉल है, और यहाँ पर एक बॉल को, कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने हैंग करा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ऐसे आ गई होगी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मेरे को कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पर ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस मेटलिक बॉडी की वजह से ऐसी है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? E है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगले लेक्चर में मैं उसको बताऊंगा, इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये पैरेलल लाइंस, तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस ये होगा भाई कि इसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर कहोगे तो वो हमेशा सेम ही आएगी, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। सो एक प्लेट है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पैरेलल बनाया, मतलब आप समझ जाओ कि हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर बात कर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। और कितनी है? E है, दे के रखा है। अच्छा, इस स्फीयर का मास है m और इस पर चार्ज है Q, तभी तो रिपल्शन हुआ, ठीक है। तो वो उस डायरेक्शन में है, प्लस रिपल्शन उस डायरेक्शन में। तो आपको बताना है कि एंगल कितना रहा होगा, ठीक है, बता लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो, इस पर लगने वाले फोर्सेस बता लेते हैं हम लोग। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तो भाई एक फोर्स वेट mg नीचे की तरफ, एक टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा। अच्छा, टेंशन जो, अच्छा एक और फोर्स है, फोर्स क्या? Q × E। देखो मैंने कहा था ना पॉइंट चार्ज, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं अगर हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, तो भाई फोर्स कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यही होगा। फोर्स कितना कहेंगे? Q × E। बात समझ में आ रही है? इस पर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव रिपेल करेंगे, फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा ना। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Q × E। तो इसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखो, रिजॉल्व करने के लिए ये तो सब कुछ ठीक है, यही आपका जो फोर्स है वो आपका अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा है, तो इसी को रिजॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? T cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? T sin थीटा, ठीक है। तो T cos थीटा एट इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। एट इक्विलिब्रियम आपको बताना था कि वो एंगल कितना होगा। किसी न किसी जगह जाके तो रुक जाएगा ना, ठीक है। सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो T cos थीटा बोलो यार भाई किसके बराबर है? mg के बराबर। ये फोर्स इसके बराबर है इक्विलिब्रियम पे, और ये फोर्स इसके बराबर होगा, यानी T sin थीटा किसके बराबर? Q × E के बराबर। तो हमसे पूछा है थीटा की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, T कैंसिल हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE/mg। सो थीटा यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? सो एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स QE/mg। इजी क्वेश्चन था। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा फैलाता, क्या बोलता कि भाई आपको कैलकुलेट करना है कि टेंशन कितना है स्ट्रिंग में। क्या बोलता? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कोई बड़ी बात है क्या? इक्वेशन 1 में दिख रहा है T और 2 में भी T दिख रहा है, तो एक काम करिए, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करिए, इक्वेशन 2 के साथ स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। बात समझ में आई? यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को स्क्वायर करा दोनों तरफ, इस इक्वेशन को स्क्वायर करा, दोनों को ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या?
mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या, रूट इधर गया mg स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर। सो ये आ गया आपका, हो गया। चलिए अब और न्यूमेरिकल्स लेने से पहले एक चीज़ और समझ में आया होगा आपको, ठीक है, कोई ऐसे टफ तो था नहीं इसमें कुछ। जैसा इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट सब कुछ चलेगा, सो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ भी इक्विलिब्रियम की बात आएगी, दो चार्जेस के बीच में कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ऐसा वैसा, ठीक है। सो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट जो जैसा मैंने आपको लेक्चर नंबर शायद 3 में समझाया था, बिल्कुल वैसे ही है सब कुछ। ये शायद लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा एक चीज़ और, आज की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने एक स्टोरी बताया, फिर मैंने आपको कहा एवरेज होना है ऐसा, तो आपको लग रहा होगा यार क्या, अगर हम एवरेज है तो क्या कोई गलत बात है क्या? अच्छा एक बार खुद से पूछ के देखना भाई। देखो एवरेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपको भी पता है कि अगर आप एवरेज हो ना तो उसके सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। या तो आपका दिमाग बहुत शार्प है या तो बिल्कुल गोबर हो। एवरेज मतलब क्या होता है कि आपने उतनी मेहनत करी ही नहीं, साफ बात ये है। ईमानदारी से खुद से पूछ के देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं ये सब चीज़ें ना अपने स्टूडेंट्स, तुम मेरे स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना है सब चीज़ों का। चलिए अच्छा आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q0 है इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक। अच्छा अगर आपसे मैं बोलूं कि बताओ भाई इसका डायमेंशन क्या होगा या इसका डायमेंशन क्या होगा, बता लोगे? ठीक, सबसे पहले इसका डायमेंशन यहीं से निकाल लो। ठीक है, तो भाई देखो अभी तक आप डायमेंशंस में डायमेंशन फॉर्मूले में m जानते थे, l जानते थे, t जानते थे, अब a और जान लो। ये जनरली यूज होगा करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए। ठीक है। अच्छा चार्ज और करंट का क्या रिलेशन, चार्ज और करंट का क्या रिलेशन है, तो अब लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, पढ़ा है 10th क्लास में। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो जहाँ जहाँ Q होगा अगर उसका डायमेंशन यूज़ करना होगा तो I की वैल्यू क्या, I का डायमेंशन मैंने कहा A स्टैंड्स फॉर एम्पियर। हाँ बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, सो Q हो जाएगा डायमेंशन A और T टाइम है, टाइम का डायमेंशन यानी A इंटू AT डायमेंशन होगा। सो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को आया, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, अगर E का डायमेंशनल फार्मूला निकालने को आए तो मैं कहूँगा भाई F का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। तो F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अभी निकाला, A इंटू, खींच दो ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, कितना हो जाएगा, M1 L1 A-1 T-3। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, आपसे इसका पूछ ले परमिटिविटी का सो उसका भी निकाल लीजिएगा, इन दोनों का रिलेशन आप पुट कर लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा आपका, दैट इज Q अपॉन 4 पाई E इंटू आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। सो मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा तो इसका पुट करूंगा और आर स्क्वायर का पुट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है। सो ये हो जाएगा आपका Q का हो जाएगा A इंटू टी डिवाइडेड बाय E का कितना आया है, M1 L1 A-1 T-3। ठीक, और R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा, L होगा, उसका स्क्वायर लगाएं। सो इसको ऊपर खींच दीजिए सबको। सो ये आ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या हो जाएगा, M-1। इंपॉर्टेंट है, नीट वाले खास तौर से ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कभी कभी नीट के क्वेश्चंस में। सो M-1, L कितने हैं, L-3, ये ऊपर गया, ऊपर पहले से ही है -1 + 1, -1 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 2 और T -3 और 4। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन
नॉट। ठीक है, सो बाकी यूनिट, एसआई यूनिट तो आप जानते होंगे, न्यूटन है, कूलम है। ठीक, सो ये हो गया, और बाकी चीज़ें ये मिटा दूँ, ये पिछले क्वेश्चन का था। चलिए, सो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सो देखो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। इस बार हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो जैसे फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, देखो डायरेक्शन भी होती है और उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसा लगेगा? अगर मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है, और एक चार्ज ये है, बोला सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो भाई सीधी बात है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से, और फिर तीनों, उन चारों का रिजल्टेंट निकाल लेना। वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? 4 क्वांटिटीज़ का, 3 क्वांटिटीज़ का, 2 क्वांटिटीज़ का, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसी पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मान लीजिए। चलो, सो मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ है √2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चार्ज है यहाँ पर मान लो -2q, q +2q और -q। ठीक है, आपको इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। कर लेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ये लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ जॉइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी फील्ड मैंने इसको नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4। ठीक, अच्छा, सो भाई इसकी फील्ड सबसे पहले फर्स्ट वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख रहे हैं ये √2 है, ये √2 है, तो ये पूरे लेंथ कितनी होगी? ये हो जाएगा आपका 2, और ये कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ओके, सो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं सारे, तो पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला Q/4πε0 r²। ठीक है, सो एक चार्ज का रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, -2q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस, भाई देखो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन आपको यहाँ शो करनी है। नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ। ठीक है, सो उस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये है फॉर्मूला, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2q। के मैं ले रहा हूँ 1/4πε0 को, r की वैल्यू क्या? दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही E2। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये E1 है, E3 क्या होगा? E3 प्लस चार्ज है, उतना ही मैग्नीट्यूड है जितना इसका मैग्नीट्यूड, बस सिंबल चेंज है। तो हम कहेंगे +2 के पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? उस पॉइंट से बाहर की तरफ, उस पॉइंट से। अगर मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा होता तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता? रिपेल करता ना इस डायरेक्शन में, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इसी तरफ होगी। ये E1 है, ये E3 है। ठीक है, तो E3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? भाई डिस्टेंस भी वही है और चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है और चार्ज भी वही है, बस डायरेक्शन वो हो गई। तो E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही होगी जो ऊपर लिखी है, 2q/1 × 10⁻² का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्यों? ज़्यादा मेहनती ना बनो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है ना। सेकेंड तो सेकेंड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Q, दैट इज Q अपॉन डिस्टेंस कितना? ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा E4, एक ही फील्ड बची बस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, सो उस पॉइंट से उसी की तरफ, ये हो गया आपका E4। तो E4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? भाई यही चार्ज है, डिस्टेंस भी वही है, यानी मैं कह सकता हूँ
Q अपॉन 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं E1 E3 एक डायरेक्शन और E2 E4 एक डायरेक्शन, तो E13 कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्ट भाई दो वेक्टर से एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड करते हैं, E1 प्लस E3, तो E1 प्लस E3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स K2Q डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही E24 दो वेक्टर से एक डायरेक्शन, फिर से डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे E2 और E4, तो इसको भी मैं डबल करके लिख सकता हूँ कोई से एक चीज़ को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स KQ बाय 10⁻⁴। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर यानी E24 इधर बनेगा, E13 इधर बनेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अरे यार दो डायगोनल से एक दूसरे 90 डिग्री पर ना, E13 परपेंडिकुलर टू E24 है, तो रिजल्टेंट क्या E नेट इज इक्वल टू आ जाएगा √E13 का स्क्वायर प्लस E24 का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज रख दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए कितना आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने समझा दिया। चलिए अब इसी पर मैं आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 5 का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस थे उसमें आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसका मैं एक सॉल्यूशन, पूरा 4-5 वीडियोस के सॉल्यूशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा सारे सॉल्यूशंस को। ठीक है, सो टेंशन मत लीजिएगा, और वैसे भी मैंने बोला था आप लोगों से अगर डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, सो आज का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ये 5th नंबर का है। क्वेश्चन ये है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ठीक है, ओके। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहा हूँ मैं, +Q 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 -Q -Q और -Q। ठीक, साइड लेंथ है L। अच्छा, किसी भी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, किसी भी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट सेंटर इज इक्वल टू E है। ठीक है भाई, देखो सभी की डिस्टेंस भी सेम होगी, ठीक है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सबका ही इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। तो किसी एक चार्ज का E है, तो आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन सी वाली? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, एट सेंटर। किसके टर्म्स में बतानी? इन टर्म्स ऑफ E। कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया कि इस पॉइंट पर इन 6 चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अच्छा, दूसरी चीज, एक और सवाल इसी में ही, मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना है, साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी है कि वो डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, चलो भाई, ABCDEF, इन्हीं 6 में से किसी एक डायरेक्शन की तरफ आएगी। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर, सेंटर पर, और वो किस डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा प्यार से सॉल्व करेंगे इसको। सो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है स्फेरिकल फॉर्म में जिसका मास m है, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, और ये है थीटा एंगल। ठीक, और यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब। ठीक, सो आपको बताना है E मिनिमम
और ई मैक्सिमम कितना होगा सच दैट द चार्ज विल बी एट इक्विलिब्रियम। सो ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस चार्ज को आपको यहीं रोक के रखना है, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। तो ई मिनिमम और ई मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। मैंने इस स्फीयर को अलग से बनाया, तो कौन कौन से, ये है इंक्लाइंड प्लेन, जो भी रिजोल्यूशन होगा वो सब इसी पर अलॉन्ग होगा, इसी के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो लगने वाले कौन कौन से फोर्स होंगे। अगर मैं ई मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ई मिनिमम, अभी मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या वो समझो भाई। देखो वेट तो ऐसे लगेगा, ठीक है, आपको पता है वेट को रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ mg साइन थीटा, यहाँ पर अरे mg साइन थीटा आता है, यहाँ पर mg कॉस थीटा आता है, ठीक है। सो वो तो फिक्स रहेगा, ई की डायरेक्शन भी फिक्स है, पर फ्रिक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो डिपेंड करता है भाई कि मोशन टेंड्स टू मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसको मिनिमम कर दूंगा, मिनिमम देखो जरा ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा होगा, तो इस पर चार्ज मैंने देकर रखा है क्यू चार्ज, ठीक है। तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा क्यू ई, इतना फोर्स लग रहा होगा उस चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे, और यहाँ लग रहा होगा क्या mg साइन थीटा, ठीक। अच्छा mg यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एंड और mg कॉस थीटा, ये mg कॉस थीटा ही। अच्छा अब बात आ रही कि फ्रिक्शन को कहाँ रखें, तो वही डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही इसको मिनिमम और मैक्सिमम बना रही है। अगर ये मिनिमम रहा, इसको रिजॉल्व करने पर देखो ये फोर्स यहाँ पर मैं mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या नॉर्मल। अब बात आ रही क्यू ई, ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, रिजॉल्व करो तो यहाँ क्या आ जाएगा इस तरफ क्यू ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा क्यू ई कॉस थीटा, इस तरफ क्या आ जाएगा क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा। अब जब मिनिमम की बात करोगे तो भाई देखो मिनिमम का मतलब क्या होगा कि इतना फोर्स हो जो उसको जस्ट नीचे जाने से रोक दे, और मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम का मतलब कि इतना फोर्स हो कि जस्ट ऊपर जाने के पहले रुका रहे। आप समझ गए टेंस टू मोशन की डायरेक्शन क्या। मिनिमम लोगे अगर ये मिनिमम होगा तो जस्ट जैसे ही उससे कम होगा तो वो नीचे स्लाइड कर जाएगा, और जब नीचे स्लाइड करने वाला होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। बात समझ में आ रही है। तो मिनिमम के केस में फ्रिक्शन फोर्स आपको ऊपर लेना है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, तो मैक्सिमम में भाई इस मैक्सिमम से ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से ज़्यादा हुआ तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ा तो बॉडी कहाँ की तरफ स्लाइड कर जाएगी, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो यही फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ही आपको इसको मिनिमम और मैक्सिमम करने वाली है। अब आपको इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में ये फोर्स बराबर होना चाहिए, ये फोर्स बराबर होना चाहिए। चलिए मैं बराबर करता हूँ सबको, mg साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, क्यू ई कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन। पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये बराबर होने चाहिए, तो n इज इक्वल टू क्या, क्यू ई साइन थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐड होकर लिखेंगे क्या, mg कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा f की वैल्यू क्या, म्यू इंटू n, ठीक है, जानते ही होगे। तो n की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा f की जगह मैंने ये पुट करा और n की वैल्यू, तो मैं इसको पूरा एक बार में लिखूंगा, ठीक है ना, mg साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर e कौन सा है, मिनिमम है ना, e मिनिमम
ठीक है। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, क्यू ई मिनिमम कॉस थीटा प्लस एफ की वैल्यू क्या है, म्यू एन की वैल्यू क्या है, ये क्यू ई मिनिमम साइन थीटा, समझ गए, प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, ई मिनिमम। सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए भाई यहाँ से ये एम जी वाला आ रहा है, तो मैं एम जी कॉमन लूँ, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस म्यू कॉस थीटा, माइनस म्यू कॉस थीटा। और ये मैं इससे क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्यू ई मिनिमम कॉमन ले सकता हूँ। चलो क्यू भी कॉमन नहीं लो, क्यू को अंदर छोड़ दो क्योंकि हमें ई की वैल्यू चाहिए। तो हो जाएगा क्यू कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू क्यू साइन थीटा। सो आपको ई मिनिमम की वैल्यू मिल गई। सो ई मिनिमम क्या हो जाएगा, एम जी बाय क्यू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो ये है आपकी मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, ताकि वो उसको नीचे जाने से रोक ले। अच्छा, अब मैक्सिमम वाले का। अच्छा, मैक्सिमम वाले में बस आपको क्या करना है, एफ की डायरेक्शन को चेंज करना है, इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना है। चलिए देख लीजिए जल्दी से, आ गया समझ में कॉन्सेप्ट। अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो, डाउट हो, ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं क्लियर करूँगा। चलिए अब आते मैक्सिमम की वैल्यू चेक करना। मिटा दूँ इसको, ओके। चलिए अब अपन आते हैं मैक्सिमम को सॉल्व करने पर, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैक्सिमम होगा तो भाई मैक्सिमम तो बॉडी को ऊपर लेकर जाएगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो सीधी बात है, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स नीचे, मैंने इसको हटाया, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाया। अब आप समझ गए यार, बाकी सब चीज़ वैसी की वैसी है। अब हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन, इज इक्वल टू क्या, क्यू ई कॉस थीटा। अब एफ की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, ये भी तो रखो, एन इज इक्वल टू क्या, क्यू ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू क्या, म्यू एन की वैल्यू ये पुट कर दो। मैं पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ अब इसको, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन की वैल्यू क्यू ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, क्यू ई कॉस थीटा। ये आपका ई कौन सा वाला है, मैक्सिमम वाला, ठीक है, ये मैक्सिमम वाला है। सो यहाँ से एम जी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और क्यू ई को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा क्यू, ये ई कॉमन आ जाएगा, ई मैक्सिमम, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा माइनस ये इधर गया है म्यू क्यू साइन थीटा, ठीक है। सो ये आ गया आपका ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम आपका हो गया क्या, एम जी बाय क्यू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, कॉस थीटा माइनस म्यू क्यू साइन थीटा। सो इसकी रेंज, अगर आपसे रेंज ऑफ ई की वैल्यू पूछा होता, रेंज ऑफ ई पूछा होता, तो आप समझ गए ई की रेंज क्या होगी, ई मिनिमम जो आपका आया था से ई मैक्सिमम, इसके बीच में अगर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जो चार्ज रहेगा वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। सो ये है आपका, और जी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन है कुछ है नहीं दम इसमें, कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा, और जितना आसान हो सकता था मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। एंड प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। ऐसा आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। 12th क्लास बहुत वास्ट है, जेई है, नीट है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मैं नहीं बोल रहा 18 घंटे पढ़िए, पर जितना पढ़िए दम से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए,
लग के पढ़िए। 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो मतलब एफिशिएंटली पढ़ना चाहिए यार, लगे कि 3 घंटे पढ़ा है। ऐसे नहीं कि 3 घंटे पढ़ने बैठे और पबजी चल रहा, सब्जी चल रहा, दोस्त चल रहे और ढकाने चल रहे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।